हेलो दोस्तों, चलिए आप लेकर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 38 से 50 तक का डिस्कशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पेपर 1 का। देखिए कभी कभी होता क्या है कि जो आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन को रिपीट करता है, इसलिए हमने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक एक करके एक्सप्लेन किए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ये तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। अगर हम मिथिला यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां भी आपका क्वेश्चन लिंकअप मिलेगा। हाँ, 38 क्वेश्चन है। A party was held in which a grandmother, father, mother, 4 grandsons, their wives, and 1 son and 2 daughters. To each of the sons were present. ये सब प्रेजेंट हैं। The number of females present in the party. तो इस पार्टी में कितना फीमेल प्रेजेंट है वो आपको करना है। तो देखिए इसमें ग्रैंड मदर एक है, मदर एक है, 2 हुआ, 4 वाइफ्स हुआ, मतलब वाइफ पत्नियां, 4 2 6 हुआ और 8 डॉटर हुआ। कितना? 8 डॉटर हुआ। तो टोटल आपका हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा टोटल? 14 प्रेजेंट हुआ। ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, आप इसका देख लीजिएगा। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंस्टेंट मैसेंजर एप्लीकेशन। इंस्टेंट मतलब क्या होता है? जो हमको तुरंत रिप्लाई आता है, एकदम जस्ट रिप्लाई। किसी को मैसेज करते हैं, जस्ट रिप्लाई आता है, वो होता है इंस्टेंट मैसेंजर। तो इंस्टेंट मैसेंजर व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप तो है ही। जैसे किसी को व्हाट्सएप पे हम टाइपिंग करते हैं तो रिप्लाई आता है, जस्ट आता है, जाता है। गूगल टॉक पर भी मैसेज आपको इंस्टेंट आता है, तुरंत आता है और तुरंत उसको रिप्लाई करते हो। वाइबर वाइबर भी है, इस पर भी जो होता है मैसेज तुरंत रिप्लाई करते हैं, यानी कि इंस्टेंट मैसेंजर होता है जो बिना टाइम लिए हम रिसीवर को सेंडर रिसीवर को मैसेज पहुंचा देता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 क्या है? इथिकल नॉर्म्स। जो इथिकल होता है रिसर्च में डज नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइन। इसमें क्या कह रहा है? जो इथिकल है, जो लॉज है, वो इन्वॉल्व नहीं होता है। कौन सा पॉइंट है जो इन्वॉल्व गाइडलाइन में नहीं होता है? इसमें कह रहा है इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे कॉपीराइट होना ही चाहिए। यदि आप किसी का डाटा कॉपी करते हो तो उसको प्रॉपर रेफरेंस देना होता है। अगर रेफरेंस नहीं देते हैं तो वो आपका इथिकल में आ जाएगा। दूसरा होता है पेटेंटिंग पॉलिसी। जो आपका पेटेंटिंग पॉलिसी है, मतलब कि कोई डाटा मेरे पास है, अगर हमको बिना बताए कोई उसको लागू कर देता है तो वो भी आपका रिसर्च चोरी हुआ, कि डाटा किसी का ले करके उठा करके ले लेना। तो ये भी आप रिसर्च पॉलिसी में आता है। डाटा शेयरिंग पॉलिसीज। अगर किसी को हम डाटा शेयर करते हैं तो इसका एक रूल्स होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग ही इस चीज को गुप्त रखा जाता है कि डाटा हम शेयर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि डाटा कहीं भी दूसरी जगह नहीं भेजना है। यानी कि आपका ऑप्शन थीसिस फॉर्मेट हो जाएगा। थीसिस फॉर्मेट में कोई भी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होता है, इथिकल नॉर्म्स का उल्लंघन नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन थीसिस फॉर्मेट सही होगा, जो कि यहाँ पर डू नॉट है। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। अच्छे शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है? जब अच्छा टीचिंग, गुड टीचिंग क्या होता है? जब टीचर पढ़ाए, बच्चे को समझ में आ जाए, बच्चे का रिजल्ट बने, तो क्या होता है? ये अच्छा टीचिंग होता है। देखिए रिजल्ट बनना, बच्चे को समझना, अलग अलग बातें हैं, लेकिन ऑब्वियसली बच्चा समझ जाता है तो एक गुड टीचिंग में आता है। इसके लिए गुड टीचिंग आपका जो हो जाएगा डायग्नोसिस। ये क्वेश्चन शायद पहले भी, गुड टीचिंग आपका हो जाएगा डायग्नोसिस करना, निदान, यानी कि कोई भी चीज का स्टार्टिंग से लेकर के बच्चा को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आखिर रीजंस क्या है, क्या उसका आईक्यू लेवल, या बच्चों को किस तरह से समझाना है, उसका देखना। रिमेडी दैट मीन्स उपचार, उसको हर तरीका से देख करके बच्चा किस तरीका से समझता है उसको लाना। डायरेक्शन, आप किस तरह से निर्देश देते हैं बच्चे को, डायरेक्शन के थ्रू भी उसको हम
अलग अलग एक्टिविटीज करवा करके भी बच्चे को हम समझा सकते हैं। उसके बाद फीडबैक होता है। देखिए लास्ट में फीडबैक ही होता है कि आपने जो बच्चे को पढ़ाया उसका फीडबैक क्या मिलता है। क्या बच्चा कोई भी आप उसको क्वेश्चन दिए हैं या कोई कॉन्सेप्ट है उसको सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है। यदि एक्सप्लेन कर पा रहा है, हर चीज को बता रहा है, दैट इज गुड टीचिंग। यानी कि आपका इन्वॉल्वमेंट होगा गुड टीचिंग में। किसमें होगा इन्वॉल्वमेंट? गुड टीचिंग में आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ए बी सी डी सारा का सारा हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या है? द यूज ऑफ टीचिंग एड इज जस्टिफाइड ऑन ग्राउंड्स ऑफ। यानी कि जो शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता अचैतिक अधिकार है। क्या है? अचैत अधिकार है। यानी कि द यूज ऑफ गुड टीचिंग एड इज जस्टिफाइड ग्राउंड। गुड टीचिंग को कौन सा मतलब कि सहायक होता है गुड टीचिंग के लिए? कौन सा सहायक होता है? तो अट्रैक्टिंग स्टूडेंट अटेंशन, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट अट्रैक्टिंग होगा तो ये गुड टीचिंग जस्टिफाई कर देगा, ये नहीं है। मिनिमाइजिंग द डिसिप्लिन प्रॉब्लम इन द क्लासरूम। अगर क्लासरूम में बच्चा इंडिसिप्लिन कम रहता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना। ऐसा तो है कि अगर हम अनुशासन बना कर रखेंगे क्लास अनुशासनहीनता में अच्छा पढ़ाई हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऑप्टिमाइजिंग द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम कितना है डिपेंड्स ऑन द दिस आंसर इज राइट। यानी कि स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम देखा जाता है। इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क, ये नहीं होगा। इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क, विद्यार्थी को अगर आप प्रभावी ढंग से पढ़ा रहे हो तो क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा कि नहीं। प्रेशर देके बच्चे को कभी भी नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चे को पढ़ाने के लिए उसको एक सिंपल वे में एक मतलब कि मैंने पहले ही बताया था कि एक्टिविटीज करवा करके और जो लर्निंग आउटकम मिलता है, जो बच्चे को पढ़ाने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। यानी कि जो टीचिंग एड होता है आपका ओनली फॉर दैट ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल वेयर एज्ड 21 से 30, यानी कि कुल प्रतिदर्श का लगभग प्रतिशत 21 से 30 आयु के थे। क्या इसका होगा? 43 का आपका कितना हो जाएगा? 21 से 30, 25% इज राइट आंसर, 25 होगा। अब आते हैं द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, यानी कि NJAC। कभी कभी आपको एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ देता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्टली उठा करके पीआरटी में पैट में फुल फॉर्म पूछ देता है। NJAC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय। यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC निम्नलिखित में से किसने NJAC को असंवैधानिक घोषित किया है? यानी कि NJAC को किसने असंवैधानिक घोषित किया है? तो ये आपका हो जाएगा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि याद रखने वाला पॉइंट है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को निम्नलिखित में से किसने असंवैधानिक घोषित किया? तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे असंवैधानिक घोषित किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। हाँ, अभी आपको पूछ देगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या नाम है। सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या नाम है? तो संजीव खन्ना। संजीव खन्ना आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। हो सकता है क्वेश्चन पैट में बन सकता है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने रिसेंट अभी जो चल रहा है वो भी बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। Which of the following is the largest source of water pollution in major rivers of India? यानी कि हमारे इंडिया में सबसे बड़ा जो रिवर पोल्यूशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है पोल्यूशन? भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यानी कि जो जल प्रदूषण हो रहा है इसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मजेदार की बात यह है
कि अगर आप वीडियो सही से क्लास देखिएगा पता चलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का मिथिला पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी 2021 में पूछा। ठीक है, सेम क्वेश्चन, ऑप्शन भी सेम। 2021 में ये पूछा तो 2023 में मिथिला यूनिवर्सिटी हूबहू क्वेश्चन को उठाया, वहां पे डाल दिया। यानी कि ऑप्शन भी उनको चेंज करने का टाइम नहीं मिला, ऑप्शन भी उठा दिए। तो हम यही कहेंगे कि जैसे हम मिथिला यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। मिथिला का भी प्रीवियस ईयर पेपर 1 का डिस्कस किए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। तो हो सकता है आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में हेल्प मिल जाए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा तो टिक मार्क आ जाओगे, यानी कि टाइम सेविंग होगा। कहने बताने का मकसद यही है कि आपका टाइम सेव होगा, यानी कि कम टाइम में आप क्वेश्चन करके आ जाएंगे। तो ये एग्रीकल्चर, अनट्रीटेड सीवेज, अनट्रीटेड सीवेज ऑप्शन पहला है। दूसरा है एग्रीकल्चर रन ऑफ, दूसरा ऑप्शन आपका हो गया एग्रीकल्चर रन ऑफ। तीसरा हो गया अंडरग्राउंड स्मॉल स्केल, अंडरग्राउंड स्मॉल स्केल। डी हो गया आपका रिलीजियस, डी हो गया रिलीजियस प्रैक्टिसेज। तो आपका सही आंसर होगा अनट्रीटेड सीवेज। जो सीवेज है, जो नदी नाला रिवर में बहा दिया जाता है, अगर इसको प्रॉपर वे में मतलब कि नहीं उपाय किया जाए तो इससे क्या होता है, हमारा रिवर बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो चुका है। चाहे आप यमुना रिवर की बात करें, गंगा रिवर की बात करें, जितना भी रिवर है वो दिन प्रतिदिन पॉल्यूट होते ही जा रहा है। इसलिए ये मुख्य कारण यही है। एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चर से कितना होता है भाई, अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज से वो उतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है, और धार्मिक रीति रिवाज से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए आप सीधे आंख मूंद के याद रखना, अनट्रीटेड रिवर पूछेगा तो अनट्रीटेड सीवेज ऑप्शन लगा के आ जाओगे। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही निकलेगा और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एवरी कम्युनिकेटर हैज एक्सपीरियंस, प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है, यानी कि एवरी कम्युनिकेटर हैज टू एक्सपीरियंस। देखिए, मैनिपुलेटेड इमोशंस मैनिपुलेट करना ही होगा, क्योंकि मैनिपुलेट करके बात को इधर उधर कर देना। द इशू ऑफ होमोफिलीज ये भी नहीं होगा, स्टेटस ऑफ डिस्क्लोजर ये भी नहीं होगा। एंटीसेप्टरी एक्साइटमेंट यानी कि प्रत्याशित उत्तेजना, दिस इज द एवरी कम्युनिकेटर एक्सपीरियंस होता है कि हाँ, हमें एक्साइटमेंट मेरे अंदर होता है, जानने की कुछ जिज्ञासा होती है। इसलिए आपका एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट इज राइट आंसर, यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या कहता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ, क्लासरूम कम्युनिकेशन किस बेस पे रेगुलेट होता है, किस बेस पे क्लासरूम कम्युनिकेशन चलता है। तो सोशल आइडेंटिटी, ये तो ऑप्शन हुआ राइट है। एक्सटर्नल एंटिटीज नहीं भाई, बाहर तो नहीं, थोड़ी क्लासरूम चलेगा। लोग एक समाज के आते हैं, बच्चे स्टूडेंट सब एक गांव के रहते हैं तो क्लास चलता है। बाइस्ड पैसिविटी, कोई भी पूर्वाग्रही जो भी मतलब उसमें हस्तक्षेप करना चाहे तो ये भी नहीं होगा। ग्रुप डिस्कशन तो क्या होता है कि मतलब 5 बच्चा बैठ के आपस में ग्रुप डिस्कशन कर लेता है तो ग्रुप डिस्कशन हुआ। लेकिन आप क्लासरूम कम्युनिकेशन ओनली फॉर दैट बेसिस ऑफ सोशल आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज राइट आंसर। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, मेन एंड वोमेन में हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। जैसे मेन और वुमेन क्या होता है, दोनों का अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी होता है। मेल के अंदर क्या होता है, मेल क्या प्रोड्यूस करता है स्पर्म, फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है ओवम। ठीक है, दोनों अलग अलग होता है, मेल के अंदर स्पर्म होता है, फीमेल के अंदर ओवम होता है। बट नाइदर कैन बी कंसीडर्ड इन्फीरियर और सुपीरियर, बट यहाँ पर इन्फीरियर और सुपीरियर को कंसीडर नहीं कर रहा है टू द अदर एनी मोर देन वर्ड्स। यहाँ कहानी किसकी है, बर्ड्स की। एनी मोर देन वर्ड्स विंग्स कैन बी कंसीडर्ड सुपीरियर और इन्फीरियर टू ए फिश फिन्स, जो फिश का पंख होता है। व्हाट टाइप ऑफ आर्गुमेंट इट इज, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। किसका है, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। महिलाओं तथा पुरुष की प्रजनात्मक क्रियाविधि अलग अलग हो सकती है,
लेकिन किसी को भी दूसरे के सापेक्ष अधिक अपकृष्ट अथवा उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता है, अलग अलग हो सकती है। उसी तरह जिस प्रकार किसी पक्षी के पंखों को मीन पक्षों के सापेक्ष उत्कृष्ट अथवा अपकृष्ट नहीं माना जा सकता है, यह किस प्रकार का तर्क है? तो यह तर्क हो जाएगा एनालॉजिकल, यानी कि दोनों का कंपैरिजन कर रहा। आप खुद क्वेश्चन पढ़ो, मेल फीमेल की कहानी है, उसको बर्ड्स में रेट कर दिया है, तो यह एक दूसरे के एनालॉजिकल सिस्टम को दिखाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? Among the following propositions, two are related in such a way that they cannot, this is keyword, both are true but can both be false. क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पे यही आपको देखना होता है, ये भी लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, कोई भी आप ऑलरेडी एमएससी क्वालिफाइड हो तो आपको इंग्लिश हिंदी क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं, आप उसको सही से कर लोगे। प्रोपोजिशन टू आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, यानी कि दोनों सही नहीं होगा, लेकिन दोनों भी कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, यानी कि कैन नॉट बोथ बी ट्रू, दोनों सही भी नहीं होगा, दोनों फॉल्स भी नहीं होगा, यानी कि बोथ को लेकर आपको चलना है। ठीक है, सिलेक्ट द कोड स्टेट दैट, यानी कि बोथ को लेके चलना है, सिलेक्ट द कोड स्टेट दैट। तो देखिए, एवरी स्टूडेंट इज अटेंटिव, क्या है? जितना स्टूडेंट है सभी अटेंटिव है, या एवरी स्टूडेंट इज अटेंटिव, या स्टूडेंट नेवर अटेंटिव, या तो स्टूडेंट अटेंटिव है या कोई भी अटेंटिव नहीं है, यानी कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू, बोथ कैन बी फॉल्स, बोथ कैन नॉट ट्रू बट कैन बोथ बी फॉल्स, that related to the point of every student is attentive या स्टूडेंट आर नेवर अटेंटिव। देखिए सम का तो कोई बात ही नहीं आ रहा, आपको क्वेश्चन में ही सम की बात नहीं कर रही है, सम क्यों लगाएंगे हम? सम स्टूडेंट आर अटेंटिव, सम का बात ही नहीं कर रहा, और इजिली ऑप्शन आपका ऑप्शन ए और सी हो जाएगा, और किसमें आ रहा? बी में आ रहा, तब ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का 50 नंबर क्वेश्चन है, Which of the following statements are true? इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। द डेसिमल नंबर 11 इज लार्जर देन हेक्साडेसिमल नंबर 11, उसका 11 नंबर आएगा, हेक्साडेसिमल निकाल लेंगे तो। इन द बाइनरी नंबर 1110.101 the fractional part has the decimal value 0.625, इसका डेसिमल वैल्यू भी 0.65 है, तो इसका ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, और क्वेश्चन होता है इधर का उधर, उधर का उधर, यूनिवर्सिटी से पूछा जाता है। इस तरह से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। जिनको भी क्वेश्चन का लिंक चाहिए, क्वेश्चन चाहिए पाठ्यपुस्तक यूनिवर्सिटी पेपर 1 का, वो लोग QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, उनको PDF डाउनलोड हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।